Hello guys, I am Ramu Kuspa. I teach you for class 10th English. फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, सेकंड स्टोरी पढ़ने वाले ब्लैक एरोप्लेन, जिनके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरेस्ट। और हमने फर्स्ट पार्ट को पढ़ लिया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट को हमने पढ़ लिया है, जिसके राइटर लियाम फ्लेटी। इस पार्ट को आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। जिन्होंने इस पार्ट को नहीं देखा है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर जरूर देखो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन को ही। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। अब हम एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन का एक्सप्लेनेशन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मतलब कि चांद मेरे पीछे पूर्व दिशा में आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, मतलब है कि और तारे मेरे ऊपर साफ आकाश में चमक रहे थे। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश की वर्ड मीनिंग को नहीं पढ़ूंगा, सीधा उसका ट्रांसलेट करता हुआ आपको एकदम समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी लाइन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, कि चांद मेरे पीछे पूर्व दिशा में आ रहा था और तारे मेरे ऊपर साफ आकाश में चमक रहे थे। आसमान में बादल नहीं था, मैं सोए हुए ग्रामीण इलाके के ऊपर अकेले रहकर खुश था। मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ रहने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, सुबह के 1:30 बज रहे थे। सुबह के कितने बज रहे थे? 1:30 बज रहे थे। मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को फोन करना चाहिए, मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाक से नीचे की ओर देखा, मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DA088, यहाँ क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। यहाँ यहीं पर खत्म हुआ। फिर रेडियो से आवाज आई, फिर आवाज ने मुझे तुरंत उत्तर दिया, DS088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। DS088 खत्म। मैंने मानचित्र और कंपास की जांच की, अपने दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मैंने सोचा मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। यह एक आसान उड़ान नहीं थी। जब मैंने बादल देखे तो पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर पीछे था। तूफानी बादल, वे बहुत बड़े थे। वो कैसे थे? बड़े थे। वे मेरे सामने आसमान में खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर या उनके ऊपर से उड़ान नहीं भर सकता, और मेरे पास उनके चारों ओर उत्तर या दक्षिण की ओर उड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। मैं जोखिम लूंगा, मैंने सोचा, और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया था। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना संभव था। पुराना हवाई जहाज हवा में उछलकर मुड़ गया। मैंने कंपास की ओर देखा, मैं विश्वास नहीं कर सका। मैंने अगर उल्ट कर देखा और विश्वास नहीं कर सका। मेरी आंखें, कंपास गोल गोल घूम रहा था। यह मर चुका था, यह काम नहीं करेगा। अन्य उपकरण भी अचानक बंद हो गए। मैंने रेडियो आजमाया। पेरिस नियंत्रण, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप कोई उत्तर नहीं दे सकते? रेडियो भी खत्म हो गया। मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था, और मैं नहीं
देख पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफान में खो गया। फिर काले बादलों में बिल्कुल मेरे करीब मैंने एक और हवाई जहाज देखा। इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं इसे तूफान के बीच अपने बगल में उड़ते हुए देख सकता था। मैंने देखा मैं देख सकता था कि पायलट का चेहरा मेरी ओर घूम गया था। मुझे दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया, मेरे पीछे आओ। वह कहकर कह रहा था कि मेरे पीछे आओ। मैंने सोचा, वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने हवाई जहाज को धीरे धीरे मेरे डकोटा के सामने उत्तर की ओर मोड़ दिया, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब हवाई जहाज के पीछे जाकर बहुत खुश था। आधे घंटे के बाद बादलों में वह अजीब काला हवाई जहाज अभी भी मेरे सामने था। आई होप आपको यहाँ तक एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट सब लोग किया अगर, मैं सबकी कमेंट को पढ़ता हूँ। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अ, अब अब पुराने डकोटा के आखिरी टैंक में केवल 5 या 10 मिनट और उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन था। मुझे फिर से डर लगने लगा था कि लेकिन फिर वह नीचे जाने लगा और तूफान के बीच उसके पीछे पीछे चलने लगा। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मेरे सामने रोशनी की दो लंबी सीधी रेखाएं देखी। यह एक रनवे था, हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैं काले हवाई जहाज में अपने दोस्त को ढूंढने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज चला गया था। मैं इसे कहीं भी नहीं देख सका। मैं उत्तर और नियंत्रण टावर के पास पुराने डकोटा से दूर जाने में मुझे कोई अफसोस नहीं था। मैं गया और नियंत्रण केंद्र में एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था। मैं धन्यवाद कहना चाहता था। उसने मेरी तरफ बहुत अजीब तरह से देखा और फिर हंस पड़ी। एक और हवाई जहाज इस तूफान में, वहां ऊपर आज रात कोई अन्य हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। केवल आपका ही हवाई जहाज था, जिसे मैं राडार पर देख रहा था। तो देख सका जो जिसे मैं राडार पर देख सका, जो बिना कंपास या रेडियो के और मेरे टैंकों में ईंधन की बिना सुरक्षित रूप से वहां पहुंचने में इसने मेरी मदद की। तूफान में बिना रोशनी के उड़ रहे अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था? तो यहाँ पर अपना चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। और यदि